आज हम आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी सेगमेंट में बताएंगे यूक्रेन देश के बारे में, जो लगभग वर्तमान में 3.5 वर्षों से अधिक समय से युद्धग्रस्त है। तो चर्चा हम थोड़ी करेंगे आप लोग को यूक्रेन देश के बारे में, वहाँ के प्रमुख भौगोलिक दशाओं में, वहाँ की जनसंख्या के स्वरूप के बारे में, यूक्रेन रसिया युद्ध के बारे में, और एक प्रमुख घटना होलोडोमोर अकाल के बारे में बताएंगे, जो एक कृत्रिम अकाल था, पूर्व सोवियत संघ काल में हुआ था, जिसमें खाद्यान्न की भरपूर उपलब्धता होने के बावजूद लाखों लोग कैसे मर गए थे, उसकी चर्चा आप लोग से इसमें होगी। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय यूक्रेन देश का। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में देखा जाए तो स्थित यूरोप का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यद्यपि यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया को माना जाता है, लेकिन जो रसिया का क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया दोनों में है। अगर विशुद्ध रूप से यूरोप के देशों में देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश यूक्रेन है। इसका आधिकारिक नाम यूक्रेन गणराज्य है, जिसकी राजधानी क्यू है। यूक्रेन को यूरोप का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यूक्रेन देश पूर्व सोवियत संघ का भाग था, जो 1991 में सोवियत संघ के 15 भागों में विभाजन के बाद इसका भी निर्माण हुआ, यूक्रेन का हुआ। तो ये सब चर्चा करेंगे और ख़ास चर्चा करेंगे यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें पड़ोसी देशों के बारे में, यूक्रेन के जो नाइबर कंट्री हैं। तो जैसा आप लोग को चित्र में दिख रहा है, इसके पूरब में देखेंगे तो रसिया है, पश्चिम में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया देश दिख रहा है, उत्तर में देखेंगे तो बेलारूस दिख रहा है, और दक्षिण में देखेंगे तो मोल्डोवा और रोमानिया देश है। इसके अलावा काला सागर और अजोव सागर है, जो दक्षिणी भाग में है। काला सागर और अजोव सागर दो सागर है, इसकी चर्चा हम आप लोग से विस्तार से आगे करेंगे। तो पूरब में इसके रसिया, पश्चिम में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया देश, उत्तर में देखा जाए बेलारूस, दक्षिण में मोल्दोवा और रोमानिया देश से सीमा यूक्रेन के लगती है। और दक्षिण में दो सागर पड़ते हैं, एक काला सागर और एक अजोव सागर। जैसा आप लोग को एक द्वीप दिख रहा है क्रीमिया, क्रीमिया के एक साइड में अजोव सागर है और एक साइड में काला सागर। आगे हम आप लोग को चित्र में दिखाएंगे। तो जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि लगातार युद्ध से ग्रसित देश है यूक्रेन, और इतने लंबे युद्ध चलने का कारण क्या है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग भूगोल के दृष्टि से देखा जाए, यूक्रेन के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन, जो जोग्राफिकल जो प्रदेश हैं, जोग्राफिकल रीजन है, उसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे कि यूरोप को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो यद्यपि यूरोप का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी है, लेकिन यहाँ कुछ पर्वतीय भाग और अन्य विशेषताओं वाले भाग इसमें मिलते हैं। तो यूक्रेन का देखा जाए, एक जो भाग है यूक्रेन का मैदानी क्षेत्र है। यूक्रेन का जैसा अधिकांश जो पूर्वी भाग है, पूर्वी यूरोपीय भाग है, मैदानों के अंतर्गत आता है। जो यूरोप का पूर्वी मैदान है उसके अंतर्गत ही आता है। अधिकांश भाग यहाँ का मैदानी है। भूमि लगभग समतल है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, काली मिट्टी पाई जाती है जिसको चरनोजम मिट्टी कहा जाता है, और ये यूरोप के सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से मानी जाती है। इसमें हर प्रकार की फसल की खेती आसानी से हो सकती है। एक स्टेप शब्द होता है, ये जैसे हम लोग जानते हैं स्टेपी घास का मैदान रूस, यूक्रेन तथा मध्य एशिया के देशों में पाया जाता है। स्टेप का अर्थ होता है विशाल घास का मैदान। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन जो यूक्रेन है, इसे यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो स्टेप का मैदान पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है। यानी जो यूरोप का अन्न भंडार कहा जाता है यूक्रेन को, ब्रेड बास्केट ऑफ यूक्रेन, क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा अनाज रूस के बाद अगर देखा जाए तो यूरोपीय देशों में सबसे अधिक अनाज का उत्पादन यूक्रेन करता है। यूक्रेन को यूरोप का खेत भूमि भी कहा जाता है, फॉर्मर लैंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यूक्रेन। कुछ चर्चाएं और हम लोग करेंगे। यूक्रेन का कुछ भाग पर्वतीय भी है। यहाँ जो दो प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं, एक कार्पेथियन पर्वत है, इसका जो विस्तार हम देखा जाए तो मध्य एवं पूर्वी यूरोप में है। जो देशों की बात किया जाए कि किन देशों में इसका विस्तार है कार्पेथियन पर्वत का, तो चेक गणराज्य में, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन तथा रोमानिया में है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यूरोप में जो पर्वत पाए जाते हैं आल्प्स और स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है, उसके बाद तीसरा लंबा पर्वत जो है कार्पेथियन पर्वत है, और इसका एक भाग यूक्रेन में भी है। यूक्रेन की जो सबसे ऊंची चोटी है होरलावा, ये पर्वत इसी पर्वत पे पाई जाती है, कार्पेथियन पर्वत पे पाई जाती है। होवरला जो चोटी है, इसकी ऊंचाई 2061 मीटर है। एक और छोटा सा पर्वत पाया जाता है क्रीमिया पर्वत, ये दक्षिणी यूक्रेन यानी जो क्रीमिया प्रायद्वीप है वहाँ पे पाया जाता है। ये पर्वत है क्रीमिया पर्वत। यहाँ अंगूर की खेती तथा पर्यटन के लिए
जो पर्वतीय क्षेत्र है क्रीमिया काफ़ी फेमस है। वर्तमान पे इस पे रूस का नियंत्रण हो गया है। यूक्रेन का अगर हम सागर तटीय मैदान की चर्चा करेंगे तो हम जैसा जानते हैं कि यूक्रेन 2 सागरों का तट लगता है दक्षिणी भाग में, एक काला सागर और एक अजोव सागर का लगता है। तो यूक्रेन का जो दक्षिणी भाग में तटीय मैदान जो है इसकी सीमा जैसा 2 सागरों से लगती है, काला सागर और अजोव सागर से। यह क्षेत्र नीचा है, इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लैक सी लोलैंड भी कहा जाता है, ब्लैक सी का जो निचला भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सागर तटीय मैदान है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं यूक्रेन का दक्षिणी तटीय मैदान भी कृषि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्रीमिया जैसा आप लोग को रेड कलर में दिख रहा है, क्रीमिया प्रायद्वीप दिख रहा है, यह यूक्रेन का एक प्रायद्वीप है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया है। ये काला सागर और अजोव सागर से घिरा हुआ है तथा एक पोरीपोक स्थल मध्य है जिसको स्थासमस कहा जाता है। ये यूक्रेन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो जो क्रीमिया है ये एक प्रायद्वीप है, ये पहले यूक्रेन का भाग था लेकिन 2014 में इस पर रसिया ने कब्जा कर लिया है। यदि यूक्रेन की प्रमुख नदियों यानी रिवर की बात किया जाए तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो नीपर नदी है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। लंबाई लगभग देखा जाए तो 2290 किलोमीटर, लेकिन इसका जो यूक्रेन में लगभग 1000 किलोमीटर भाग ही है नीपर नदी का, और ये रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन होते हुए ये काला सागर में डेल्टा बनाते हुए ये नदी गिरती है। नीपर नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। एक और नदी है यहाँ की नीस्टर नदी है। इसका उद्गम कार्पेथियन पर्वत क्षेत्र है यूक्रेन में जो है। ये नदी का जो प्रवाह होता है यूक्रेन, मालदोवा तथा ये भी काला सागर में गिरती है। लगभग 1350 किलोमीटर लंबाई वाली ये नदी है। अन्य नदियों में देखा जाए तो सदन बग नदी है, इसके अलावा टीसा नदी है। तो इस तरीके से देखा जाए अन्य और जो नदियाँ हैं छोटी छोटी और कई नदियाँ पाई जाती हैं यूक्रेन में। जो इसकी प्रमुख नदी एक बार मैं पुनः बता दूं, जो नीपर नदी है ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये रूस और बेलारूस दो देशों में बहती है। इसके अलावा इसका 1000 किलोमीटर जो भाग है ये रसिया में है। अगर खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो यूक्रेन काफ़ी समृद्ध देश है, खासकर कोयला, लोहा और मैग्नीज उत्पादन में। कोयला अगर देखा जाए, खनिज संसाधनों में अगर कोयला क्षेत्र देखा जाए तो यूक्रेन के पूर्वी भाग में जिसको हम लोग डोनेट्स्क या लुहांस्क क्षेत्र कहा जाता है, जिस पे वर्तमान में रसिया ने कब्जा कर लिया है। तो जो डोनबास क्षेत्र है काफ़ी फेमस है, ये पूर्वी यूक्रेन में है। ये डोनेट्स्क तथा लुहांस्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रांतों के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ के जो डोनेट्स्क हैं और लुहांस्क हैं 2 प्रांत हैं। यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ बिटुमिनस तथा कोकिंग प्रकार का कोयला निकाला जाता है, और यूक्रेन का लगभग 90% कोयला डोनबास क्षेत्र से ही निकाला जाता है। इसी भाग से निकाला जाता है, डोनबास से क्षेत्र से। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल हार्टलैंड भी कहा जाता है। यानी जो डोनबास क्षेत्र है ये कोयला उत्पादन के साथ साथ अन्य उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में काफ़ी भारी मात्रा में हुआ है। इसके अलावा जो लोहस्क को देखा जाए, लोहस्क क्षेत्र देखा जाए तो ये प्रमुख क्षेत्र, विश्व में प्रमुख क्षेत्र है। ये किरवाय रोग क्षेत्र है। किरवाय रोग जो क्षेत्र है ये आयरन बेसिन जो क्षेत्र है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क आयरन और भंडार भी है। और किरवाय रोग को लौह नगर भी कहा जाता है, आयरन सिटी भी कहा जाता है यूक्रेन का। एक इसके अलावा एक और क्षेत्र है केरेच क्षेत्र है जो क्रीमिया में है। थोड़ा बहुत क्षेत्र है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोहा नहीं मिलता है। इसके अलावा एक निकोपोल है, ये मैग्नीज क्षेत्र है, मैग्नीज के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। ये विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है जो निकोपोल है, और यूक्रेन का लगभग 90% मैग्नीज का उत्पादन निकोपोल मैग्नीज क्षेत्र से होता है। इसके अलावा अगर अन्य खनिजों की अगर हम लोग चर्चा करें तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ग्रेफाइट आदि यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से खनिजों का भंडार पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कोयला है, लोहा है और मैग्नीज है। यूक्रेन में यदि एग्रीकल्चर या कृषि को देखा जाए तो यूक्रेन का लगभग 70% भाग कृषि योग्य है। यहाँ पे चरनोजम जो काली मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यूक्रेन में व्यापक स्तर पर खेती होती है। यूक्रेन को यूरोप का अन्न भंडार यानी ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ जो प्रमुख खेती होती है उसमें एक जैसे सूरजमुखी है यूक्रेन, जैसा आप लोग चित्र में दिख रहा है,
यूक्रेन जो सूरजमुखी या सनफ्लावर है, यूक्रेन सूरजमुखी के उत्पादन और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है और ये यूक्रेन की जो कृषि अर्थव्यवस्था यानी जो अर्थव्यवस्था उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है और विश्व व्यापार में सूरजमुखी का काफ़ी योगदान होता है। ये यूक्रेन की देखा जाए तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की खेती अधिक की जाती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सनफ्लावर का से तेल प्राप्त किया जाता है, खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर होता है। चुकंदर की खेती मुख्य रूप से यहाँ पे चीनी बनाने में होता है। चूँकि ये ठंडे प्रदेश हैं तो यहाँ पे गन्ना नहीं होता है, तो चुकंदर से चीनी बनाया जाता है और यूक्रेन जो है चुकंदर प्रमुख उत्पादक देशों में है और चीनी उत्पादन में भी अग्रणी देशों में है चुकंदर के द्वारा। इसके अलावा अन्य अगर हम फसलों में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। अंगूर, चाय, तंबाकू, आलू जैसी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है वो गेहूँ है, व्हीट है। चीन, भारत, यूएसए और रूस के बाद पाँचवा सबसे बड़ा जो गेहूँ उत्पादक देश है। गेहूँ यहाँ का उच्च गुणवत्ता का होता है और शीतकाल में बोया जाता है और ग्रीष्मकाल में इसको काट लिया जाता है और मुख्य रूप से दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी स्टेपी जो क्षेत्र है, स्टेपी घास का मैदान है, वहाँ गेहूँ की खेती होती है। इसके अलावा यूक्रेन में मक्का यानी कॉर्न की खेती मध्य यूक्रेन में मुख्य रूप से होती है और जो मक्के की खेती का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य होता है पशुचारा, कुछ खाने के लिए और एथेनॉल उत्पादन में करने के लिए मुख्य रूप से मक्के का खेती किया जाता है। अन्य अनाजों में देखा जाए जौ और राई का भी प्रमुख उत्पादक देश यूक्रेन है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लगभग 75% जनसंख्या इसकी शहर में रहती है, यानी गांव में जनसंख्या कम रहती है, इसलिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूक्रेन में कृषि कार्य किया जाता है और यहाँ पे अधिकांश जो खेती होती है व्यापारिक कृषि होती है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि करने का मेन जो उद्देश्य होता है उसका निर्यात ही उद्देश्य होता है या मार्केट में बेचने का उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो यूक्रेन है ये कृषि की दृष्टि से यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश है। यदि हम लोग देखा जाए रसिया को निकाल दिया जाए, जिसे हम लोग जानते हैं कि रसिया एक अंतर महाद्वीपीय देश है। रसिया पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आप लोग के लिए। ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। अगर केवल यूरोप महाद्वीप में देखा जाए तो यूक्रेन सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है यूरोप महाद्वीप में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गेहूं का जो प्रमुख उत्पादक है, इसके अलावा सूरजमुखी का दुनिया में नंबर 1 उत्पादक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके दक्षिणी भाग में जो हम लोग जैसा आप लोग जानते हैं जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है यह इसका दक्षिणी भाग है। यहाँ पे जो जलवायु है उपोष्ण पाई जाती है। यद्यपि अधिकांश जो यूक्रेन की जलवायु है वो समशीतोष्ण है, लेकिन जो दक्षिणी भाग की जलवायु उपोष्ण पाई जाती है। तो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर चाय की खेती भी होती है। यूक्रेन में थोड़े बहुत स्तर पे, बहुत व्यापक स्तर पे चाय की खेती नहीं होती। जैसा आप लोग हम जानते हैं कि चाय की पत्तियों का उपयोग पीने में किया जाता है और आप लोग को चित्र में दिखाया भी जा रहा है। यूक्रेन के एक प्रमुख शहरों के बारे में या सिटीज़ के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ का जो प्रमुख शहर है वो कीव शहर है। कीव यहाँ की जो राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ये नीपर नदी तट पर स्थित है। तो जो कीव शहर है ये यूक्रेन की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है, नीपर नदी तट पर स्थित है। अगर यूक्रेन के हम लोग अन्य शहरों की बात किया जाए तो जो दूसरा इसका सबसे बड़ा शहर है वो खार्किव है। खार्किव यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। खार्किव शहर है। इसके अलावा एक ओडेसा है। ओडेसा काला सागर किनारे पर तट पर स्थित है। जो ओडेसा है ये यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो ओडेसा बंदरगाह है ये काला सागर तट पे स्थित है और यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा एक अन्य शहर जो निप्रो है, ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। ये भारी उद्योग और मशीनरी, लोहा, स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, निप्रो जो नगर है। इसके अलावा डोनेस्क जो शहर है ये डोनबास क्षेत्र का प्रमुख शहर है, प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसके अलावा एक शहर यहाँ का ल्यू है, ये पश्चिमी यूक्रेन में है, पश्चिमी यूक्रेन वाले भाग में है। यह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर है। इसके अलावा जेपोरोजिया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, या इसके लगभग कभी इस पे रूस का नियंत्रण हो जाता है और कभी यूक्रेन का लंबी लड़ाई चली थी यहाँ पे। ये जल विद्युत उत्पादन एवं भारी उद्योग के लिए फेमस है, नीपर नदी के तट पे स्थित है। इसके अलावा एक अन्य जो शहर है माइको लाइव जो शहर है ये काला सागर तट पर स्थित है। एक बंदरगाह भी है और जहाज़ निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रमुख बंदरगाहों की बात किया जाए अगर यूक्रेन की तो ओडेसा, हमने आपको पहले ही बताया, ओडेसा यूक्रेन का समुद्री द्वार भी कहा जाता है, काला सागर तट पे स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है।
एक माइक्रोलैब है, ये काला सागर तट पे स्थित बंदरगाह है। खेरसोन, ये भी काला सागर तट पे स्थित यूक्रेन का बंदरगाह है। और एक है मारियोपोल, ये अजोव सागर तट पर स्थित यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो इस तरीके से जो इसका प्रमुख बंदरगाह है वो ओडिशा बंदरगाह है। ये प्रमुख शहरों की बात किया जाए तो कीव और खार्किव शहर ज़्यादा प्रमुख हैं यूक्रेन के शहरों में। थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए यूक्रेन की जनसंख्या और अन्य पक्षों की। तो यूक्रेन की जनसंख्या देखा जाए तो 3.3 करोड़ वर्तमान में है, लेकिन जब ये स्वतंत्र हुआ था 1991 में, यूक्रेन की जनसंख्या 5.2 करोड़ थी। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ आर्थिक कठिनाइयाँ आई, प्रवासन हुआ, माइग्रेशन हुआ, और रूस जो यूक्रेन युद्ध है, जो मेन कारण वर्तमान में है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यहाँ की जनसंख्या काफ़ी घट गई है। जहाँ 1991 में 3.3 करोड़ 5.2 करोड़ थी, वहीं वर्तमान में लगभग 3.3 करोड़ हो गई है। यूक्रेन के लगभग 70% लोग शहरों में रहते हैं और लगभग 30% जनसंख्या गांव में रहती है यूक्रेन की। घनत्व देखा जाए तो 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यूक्रेन में, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व नहीं है। भाषा अगर देखा जाए तो लगभग 70% जो भाषा है यूक्रेनी भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। इसके अलावा लगभग 17% लोग रूसी भाषा बोलते हैं। रूसी भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में बोली जाती है। ये जातीय संरचना, एथनिक संरचना देखी जाए यूक्रेन की, तो लगभग यूक्रेनी लोग यानी जो स्लाविक लोग हैं लगभग 78% और रूसी लोग लगभग 17% है। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो ईसाई धर्म है। इसके अलावा जो क्रीमिया क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत संख्या में इस्लाम धर्म मानने वाले पाए जाते हैं। माना जाता है कि लगभग 10 लाख लोग इस्लाम मानने वाले रहते हैं यूक्रेन में। यहाँ का शिक्षा देखा जाए तो लगभग 100% है। जनसंख्या वृद्धि देखा जाए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, जनसंख्या वृद्धि लगभग ऋणात्मक है, -0.5% दर से घट रही है यूक्रेन की जनसंख्या। एक और ख़ास बात यहाँ की है, जो लगभग यहाँ महिलाएं 54% हैं, और पुरुषों की जो आबादी है यानी जो मेल पॉपुलेशन है वो लगभग 46% है। अगर लिंग अनुपात सेक्स रेशियो देखा जाए तो 1000 महिलाओं पे 860 पुरुष ही हैं। पुनः सुन लीजिएगा आप लोग, 1000 महिलाओं पे 860 यानी 860 महिलाएँ ही यहाँ पे 1000 महिलाओं पे 860 पुरुष ही आते हैं, यानी 1000 फीमेल पे 860 मेल आते हैं। इसका जो कारण है कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा क्यों है और पुरुषों की संख्या कम क्यों है, तो इसका मेन कारण है युद्धों में पुरुषों की मृत्यु अधिक हुई है। इसके अलावा यहाँ महिलाओं की औसत आयु अगर देखा जाए तो पुरुषों से 8 से 9 साल अधिक है। एक अन्य प्रमुख जो कारण है, पुरुषों का प्रवासन यानी माइग्रेशन हो गया है। खासकर युद्ध के कारण अन्य देशों में पुरुषों की ज़्यादातर आबादी पलायन कर गई है। तो इस कारणों से हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की संख्या यूक्रेन में पुरुषों की अपेक्षा लगभग 8% का अंतर पाया जाता है। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यूक्रेन में। 40,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। इसके अलावा अन्य देशों के बहुत से नागरिक रहते हैं। युद्ध के कारणों से अन्य देशों के नागरिक अपने देशों में चले गए हैं, लेकिन अब भी काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। यूक्रेन का थोड़ा सा हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे, यूक्रेन के इतिहास के बारे में, वर्तमान में यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बारे में। तो यूक्रेन का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन जो हिस्ट्री इसका है, लेकिन यूक्रेन का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, संघर्ष और विदेशी शासन से भरा रहा है। हमेशा यहाँ का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है, विदेशी शासन से भरा रहा है। प्रारंभिक समय में 9वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सिक्चियन, गाथ, हूण जैसे घुमंतू समुदाय यहाँ रहते थे। एक बार मैं पुनः बता दूँ, सिक्चियन, गाथ और हूण जैसे समुदाय, घुमंतू समुदाय रहते थे, नोमोडिक समुदाय रहते थे। 9वीं शताब्दी में कीवन रूस नामक राज्य की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, कीवन रूस नामक राज्य की स्थापना हुई, राजधानी इसकी कीव बनी, और यह स्लाव जातियों का एक संघ था जो बना 9वीं शताब्दी में। अगर देखा जाए 988 ईस्वी में देखा जाए तो व्लादिमीर महान ने यहाँ ईसाई धर्म को अपना लिया। इससे पहले कोई उस तरीके का कोई धर्म यहाँ नहीं था। ईसाई धर्म को 900 एक तरीके से कह सकते हैं यूक्रेन में 988 ईस्वी में ईसाई धर्म का आगमन पूर्णतः हुआ। 1240 में मंगोलों ने कीव को नष्ट कर दिया, यानी यूक्रेन को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसके बाद यूक्रेन लिथुआनिया, पोलैंड तथा रूस के अधीन चला गया। थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन देशों के नियंत्रण में चला गया। 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो पूर्वी एवं मध्य यूरोप
और रूस के अधीन चला गया। ये जो इसका पूर्वी और मध्य भाग था ये रूस के अधीन चला गया यूक्रेन का। और 1922 में 1922 को यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा 1922 में यूक्रेन को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में शामिल कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 15 देश बने थे, उसमें यूक्रेन भी स्वतंत्र देश बन गया था। 2014 में अगर देखें तो यूक्रेन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया, यानी यूक्रेन ने आक्रमण किया और क्रीमिया प्रायद्वीप पे रूस के कब्जा कर लिया। और क्रीमिया हम आपको बता दें कि लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगर देखा जाए तो 22 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पुनः आक्रमण कर दिया और युद्ध अभी भी जारी है। अगर देखा जाए यूक्रेन और रसिया के बीच अभी भी युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस द्वारा यूक्रेन की काफ़ी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जैसे डोनबास क्षेत्र पे, इसमें डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र शामिल है, इस पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में खेरसोन और जापोरोजिया क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्रों पे कब्जा रूस का हो गया है। यूक्रेन के लगभग 20% भाग पे वर्तमान में रूस का कब्जा हो गया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 1.12 लाख किलोमीटर क्षेत्र पे वर्तमान में रसिया ने यूक्रेन के कब्जा कर लिया है। इस युद्ध में जहाँ लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों सैनिक मारे गए, दोनों तरफ के मारे गए, जिसमें यूक्रेन का काफ़ी विनाश हुआ है और लगभग 1 करोड़ यूक्रेन के लोगों का विस्थापन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, अर्थात यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में चले गए हैं। तो इस युद्ध में लाखों संख्या में माना जाता है, अनुमानतः लगभग 7 लाख सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के और लगभग 5 से 6 लाख सैनिक मारे गए हैं रूस के। इसके अलावा अन्य धन और जन की हानि दोनों देशों की हुई है, जिसमें लगभग यूक्रेन का हम लोग कह सकते हैं पूर्णतः विनाश हुआ है। इस युद्ध का लंबा चलने का जो मेन कारण है, इसमें जहां तक यूक्रेन को नाटो, अमेरिका सहित नाटो के अन्य देशों का पूर्णतः सपोर्ट मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, वहीं अगर देखा जाए रसिया को चाइना, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत का भी सपोर्ट रसिया को मिल रहा है। यही कारण है, अगर इसको देखा जाए तो 2 देशों का युद्ध है। अगर वैसे देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो एक तरीके से ये वर्ल्ड वार है, यद्यपि ये 2 देशों के मध्य ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि कई देशों का सपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के देशों को है, कुछ का यूक्रेन को और कुछ को रसिया का। अब कुछ चर्चा अन्य अगर कर लिया जाए महत्वपूर्ण चीज़ों की, यूक्रेन के एक होलोडोमोर घटना हुई थी 1932-33 में। होलोडोमोर यूक्रेनी शब्द है जिसका अर्थ है भूखमरी द्वारा विनाश। यह यूक्रेन में घटित एक कृत्रिम अकाल था, आर्टिफिशियल अकाल था। उस समय यूक्रेन पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का भाग था। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति जो थे जोसेफ स्टालिन ने कृषि पर जबरदस्ती नियंत्रण लागू कर दिया और किसानों को अनाज, जो किसानों के अनाज थे, उसको ज़बरदस्ती छीन लिया गया। किसानों के अनाज को ज़बरदस्ती छीन लिए गए और उन्हें अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर दिया गया, निर्यात कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है अनाज की इतना ज़्यादा कमी हुई कि भूखों से लगभग 35 से लेकर 70 लाख लोग भूखे मर गए थे। अनाज काफ़ी पैदा हुआ पूर्व सोवियत संघ में, लेकिन ज़बरदस्ती उसका निर्यात कर दिया गया, किसानों से छीन के निर्यात कर दिया गया। इसलिए लगभग 35 से लेकर 70 लाख लोग यूक्रेन में मर गए थे। यह यूक्रेन के इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक है और कई देश तथा कई इतिहासकार इसे जनसंहार मानते हैं, यानी होलोडोमोर जेनोसाइड मानते हैं। यानी तो होलोडोमोर की जो घटना हुई थी ये 1932-33 में हुई, कृत्रिम अकाल माना गया, यानी प्राकृतिक आपदा कोई नहीं थी, क्योंकि अनाजों का उत्पादन भी पूर्णतः काफ़ी मात्रा में हुआ था, लेकिन तानाशाही और गलत सरकारी नीतियों के कारण लाखों लोगों को मरना पड़ा था। इसी को कहा गया था होलोडोमोर, जो अकाल कहा गया था। यूक्रेन के इतिहास में एक अन्य घटना हुई, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, जो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। उस वक्त पूर्व सोवियत संघ का भाग था यूक्रेन। यह दुर्घटना तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो यूक्रेन का उत्तरी भाग है, वहाँ पे चेर्नोबिल शहर में ये घटना हुई थी, जब परमाणु बिजली घर के रिएक्टर में
टेस्ट के दौरान विस्फोट हुआ और बहुत से लोग इसमें मारे गए थे। यह विश्व इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परमाणु घटना मानी जाती है, जिसका लेवल 7 था, यानी सबसे गंभीर स्तर माना जाता है इसको। इसी स्तर की दुर्घटना जापान में भी भूकंप जो आया था फुकुशिमा में, जो 2011 में 11 मार्च 2011 को रेडियोधर्मी पदार्थों का यानी रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव हुआ था, इसमें भी लेवल 7 था। तो ये प्रमुख घटना हुई थी अगर हम लोग देखें यूक्रेन के इतिहास की। तो इस तरीके से आप लोग को जो जानकारी दी गई आज यूक्रेन के बारे में दी गई। और हम आपको बता दें यूक्रेन और रसिया के बीच वर्तमान में भी युद्ध जारी है, जो 22 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। अगर हम अन्य बातों को देखा जाए, यानी हाँ, ये और मैं पुनः बता दूं कि इस युद्ध के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है और लाखों लोग मारे गए हैं, और इसके अलावा व्यापक स्तर पर धन जन की तो हानि हुई ही है। तो आज यूक्रेन के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण एक बार पुनः चीज़ें हम बता दें कि ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है अगर रसिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रसिया दोनों महाद्वीपों में है। इसके अलावा गेहूँ अगर देखा जाए, गेहूँ और सूरजमुखी के उत्पादन में, इसके अलावा मक्का के उत्पादन में यूक्रेन एक महत्वपूर्ण देशों में शामिल है।